Rahim. Welcome dear students. Today is lecture 7 and we will discuss about rank, nullity and the linear system. In the previous lecture आप लोगों को याद होगा कि हमने previous lectures में ये पढ़ा था कि linear equation जो है हमने रो स्पेस के बारे में पढ़ा था, कॉलम स्पेस के बारे में, नल स्पेस के बारे में और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और रो कॉलम और नल स्पेस के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है, तो इनके बारे में हमने पढ़ा था क्या। और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि रो स्पेस की बेसिस क्या होती है, कैसे निकालते हैं, कॉलम स्पेस की बेसिस क्या होती है, नल स्पेस की को हम कैसे निकालते हैं। नल स्पेस जो है वो सेट ऑफ होमोजीनियस सॉल्यूशन, जो इक्वेशन है, सेट ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, उसके सॉल्यूशन है। इस लेक्चर में हमारा कंसर्न जो है वो इन स्पेसिस की डायमेंशन पर होगा, तो डायमेंशन और इनके दरमियान रिलेशनशिप और इन रिजल्ट की मदद से द रिजल्ट विच वी विल स्टेट or proof in this lecture will give us a relationship between the linear system and its coefficient matrix. ये फर्स्टली थोड़ा सा आप रिकॉल करें कि रो स्पेस को की बेसिस को फाइंड आउट करने का क्या मेथड था। ये हमने लास्ट टाइम किया था। सपोज कि ये मैट्रिक्स ए है तो उसकी रो स्पेस जो है उसकी बेसिस को फाइंड आउट करने का यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है। अगेन रिकॉल कर लें कि रो स्पेस क्या होती है, कि ऐसी स्पेस जो कि मैट्रिक्स ए की रोज की मदद से जनरेट हो रही है। और उसमें कितनी रोज हैं, हमारे पास 6 रोज हैं, और सॉरी हमारे पास 4 रोज हैं और हर रो में हमारे पास 6 वेक्टर हैं। तो ये हमारे पास रो स्पेस जो है इन 4 वेक्टर से जनरेट होगी। क्या तरीका है, आप पहले इस मैट्रिक्स को रो एचिलन फॉर्म में लिख लें। तो जो नॉन ज़ीरो रोज होंगी, इस केस में आप देखें 3 नॉन ज़ीरो रोज हैं, तो इट मीन कि जो बेसिस है आपके पास, यही जो नॉन ज़ीरो रोज हैं उनमें जो वेक्टर्स जो है वो कौन से होंगे, 1 -3 4 -2 5 4। इसी तरह से R2, तो ये R1 R2 R3 आपके पास बेसिस होंगी। तो किसी भी मैट्रिक्स की रो स्पेस की बेसिस कैसे निकालेंगे, उस मैट्रिक्स को आप रो रिडक्शन की मदद से एचिलन फॉर्म में बदलें और उसकी जो नॉन ज़ीरो रोज हैं वो बेसिस बनाएंगे। और ये बेसिस जो है ये R6 में। इसी तरह से कॉलम स्पेस में क्या होगा, उसी तरीके से अगर आपने इसकी कॉलम स्पेस की बेसिस फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स उसी तरह से जैसे लास्ट एग्जांपल में किया, आप इस मैट्रिक्स R फाइंड आउट करें विच इज़ रो इक्विवेलेंट टू A। तो इसकी जो नॉन ज़ीरो रोज हैं वो आपके पास अब हमने कॉलम स्पेस निकालनी है, तो आप इसमें से जो वेक्टर्स वो वाले कॉलम वो वाले वेक्टर फाइंड आउट करें जिनमें लीडिंग 1 है। तो अब देखें फर्स्ट कॉलम जो है उसमें 1 है, लीडिंग 1 है। इसी तरह सेकंड में नहीं है, लेकिन थर्ड में ये लीडिंग, तो फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ कॉलम कंटेन द लीडिंग 1। तो हमारे पास जो बेसिस होगी वो इन्हीं वेक्टर्स पे कंसिस्ट करेगी। अब ये जो बेसिस है ये R की आएगी इस मैट्रिक्स की रो स्पेस की और कॉलम स्पेस की, लेकिन हमने फाइंड आउट क्या करना है, मैट्रिक्स ए की कॉलम स्पेस की बेसिस। तो आप इन्हीं सी आईज के जो कॉरिस्पॉन्डिंग कॉलम ए में है वो कौन से होंगे, वो ये यहाँ पे C1 जो है और ये इसी तरह C3 और C5। तो ये जो तीनों वेक्टर्स है ये कॉलम स्पेस ए की बेसिस बनाएंगे। लेकिन आप इन दोनों एग्जाम्पल में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि दोनों केसेस में जो बेसिस है उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही। मैट्रिक्स ए की रो स्पेस ले लें या कॉलम स्पेस ले लें, जो बेसिस है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही रहेंगे। यही चीज़ जो है वो इस थ्योरम में हमने स्टेट की है कि किसी भी मैट्रिक्स में उसका ऑर्डर जो है कुछ भी हो सकता है, द रो स्पेस and the column space of matrix A have the same dimension। तो रो स्पेस और कॉलम स्पेस की डायमेंशन सेम होगी। इट मीन कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस विल बी सेम। उनकी जाहिर है बेसिस तो डिफरेंट होंगी लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस मस्ट बी सेम। और जो रैंक है किसी भी मैट्रिक्स ए का,
वो ऑलरेडी हमने डिफाइन किया था कि रैंक क्या होता है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। ठीक है, आप एक मैट्रिक्स को रो उसको रो एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो जितनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज होंगी, ठीक है, वही उसका रैंक हो। तो उसको निकालने का इसको आप इसको इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वो वाले the rank of A can be interpreted as the number of leading ones in any row echelon form of A। तो जितनी आपके पास लीडिंग वन है, तो अगर आपके पास 3 लीडिंग वन है तो इट मीन के उसका रैंक 3 है। तो जितनी रोज जो है वो वन को कंटेन करेगी, लीडिंग वन जो है वो कंटेन करेंगी, वो उतना ही उसका रैंक होगा। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में अगर आप देखें तो ये मैट्रिक्स ए को हमने आर रो एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये फर्स्ट रो इसकी लीडिंग वन है, इसी तरह ये भी रो में लीडिंग वन है, इसी तरह थर्ड रो में भी लीडिंग है। तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज कितनी? 3 है, तो इसका रैंक जो है वो 3 होगा। और ये जो है रैंक और नलिटी जो है ऑफ अ 4x6 मैट्रिक्स, नलिटी अगेन क्या होगी कि जो हमारे पास स्पेस है, इसकी सॉल्यूशन स्पेस, उसकी डायमेंशन। तो फाइंड द रैंक एंड द नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो अब आपने अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक और नलिटी फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए को कन्वर्ट करें रो एचिलन फॉर्म में। तो इसकी जो नंबर ऑफ लीडिंग वन है, तो देखिए ये जो आखिरी दो रोज हैं ये जीरो है, तो इसका मतलब जितनी लीडिंग वन टू है, तो इट मीन इसका रैंक भी टू होगा। तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज टू। अब अगर आप इसकी नलिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको सोल्यूशन स्पेस इसकी फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर उसकी डायमेंशन निकालनी होगी। तो डायमेंशन ऑफ द सोल्यूशन स्पेस ऑफ द लीनियर सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, कि ये ए जो है जिस लीनियर सिस्टम होमोजीनियस लीनियर सिस्टम जो है जिसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, उस होमोजीनियस लीनियर सिस्टम का सोल्यूशन स्पेस आपने निकालनी। This system can be solved by reducing its augmented matrix to reduce row echelon form। तो इसको करने का क्या तरीका है कि आप ये जो मैट्रिक्स है उसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रो एचिलन फॉर्म में बदलें। द रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल बी आइडेंटिकल टू इक्वेशन नंबर 1, वो एग्जैक्टली यही होगा, except that it will have an additional last column of 0 and hence the corresponding system of equation will be। तो जब आप ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इज अ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉरिस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक्स ए। अब इसमें जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए है उसमें क्या फ़र्क होगा कि आपके पास एक कॉलम और ऐड हो जाएगा जिसमें ज़ीरो ज़ीरो जो है वो एंट्रीज होंगी। तो वो एग्जैक्टली यही होगा, उसका उसका जो रो एचिलन फॉर्म होगी वो यही होगी, सिवाय इसके कि एक कॉलम का इजाफा होगा, उसमें ज़ीरोज़ होंगी। तो वहाँ से आप ये कर सकते हैं, इस एलिमेंट को x1 से मल्टीप्लाई करें, इसको x2 से, इसको x3 से, इसको x4 से, x5 और x6, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो इट मीन कि आपके पास नंबर ऑफ अननोन जो है वो 6 है। और सेकंड रो से एक और इक्वेशन आ जाएगी, तो दो इक्वेशन है हमारे पास और सिस्टम, और हमारे पास अननोन 6 है। इट मीन कि इसका सोल्यूशन यूनिक नहीं होगा। तो अब आप इस सिस्टम को सॉल्व करें, आप x1 के लिए इसे सॉल्व कर लें, इसे x2 के लिए सॉल्व कर ले, तो इसका सोल्यूशन हम निकाल रहे हैं। तो अब आप x1 और x2 दोनों जो हैं x3, x4, x5 और 6 की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो सपोज x1 जो है वो इसको आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिख लें कि x1 विल बी, x3 की वैल्यू जो है उसे r कह लें, x4 की वैल्यू को s कह लें, x5 की वैल्यू को t कह लें, x6 की वैल्यू को u कह लें। तो आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ है, दोनों में ये करते हैं। तो इट मीन कि ये जो हमारे पास सोल्यूशन है इस होमोजेनियस सिस्टम का, उसका जनरल सोल्यूशन हमारे पास ये आ जाएगा। तो 6 अननोन थे, तो हमने ये देखा कि ये जो 6 सोल्यूशन है ये 4 पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, और कौन से हैं? आर एस टी यू। आप आर एस टी और यू की वैल्यूज़ को बदलते जाएंगे तो हमारे पास इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन आता जाएगा। तो ये कॉलम फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। तो आप इसमें से
वेक्टर आर जो है, क्योंकि ये इसी सिस्टम में आप देखें कि आप आर जो है उसे कॉमन निकाल सकते हैं। अगर आप देखें ये आपके पास पहला कॉलम है, तो आर कॉमन निकालें तो ये पहले ही एंट्री 4 आ जाएगी, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। यहाँ पे आर नहीं है तो 0 लिख दें, टी में भी 0 लिख दें और यहाँ पर भी एंट्री 0। इसका मतलब आर का कोएफिशिएंट यहाँ पर 0 है। इसी तरह से इस सेकंड में आप देखें कि एस का कोएफिशिएंट 28 है और एस का कोएफिशिएंट 12 है। बाकी सब में जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पर एस का कोएफिशिएंट 1 होगा और इस तरीके से आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली टी जो है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग आप देखें तो ये हमारे पास टी के कॉरिस्पॉन्डिंग जो है, यहाँ पर एंट्री 37 है, यहाँ पर 16 है। इस इक्वेशन में टी का कोएफिशिएंट 0 है, इस इक्वेशन में भी 0 है, यहाँ पे टी का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कोएफिशिएंट 0। तो ये इस तरीके से कॉलम कंस्ट्रक्ट किया और फाइनली u का जो कोएफिशिएंट है, पहली इक्वेशन में -13 है, दूसरी में -5 है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में u का कोएफिशिएंट 0 है और सिक्स्थ इक्वेशन में u का कोएफिशिएंट 1 है। तो इट मीन कि वेक्टर जो है उसे हम इन चार वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास चार वेक्टर हैं ये सॉल्यूशन स्पेस को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और इस मीन के ये जो चारों वेक्टर्स जो हैं ये 1, 2, 3 और 4 ये सॉल्यूशन स्पेस की बेसिस बनाएंगे। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन स्पेस थी और यहाँ से हमने उसकी बेसिस फाइंड आउट की और बेसिस में कितने वेक्टर्स हैं, 4, तो इट मीन के इसकी डायमेंशन 4 होगी। तो जो मैट्रिक्स हमने डिफाइन किया, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 6 था। तो आप देखें कि इसकी जो रैंक है वो 2 है और इसकी जो नलिटी है, नलिटी मीन डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस, वो 4 है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर रैंक और नलिटी को आप ऐड करें तो मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा। तो ये बाई चांस नहीं है, दिस इज एक्चुअली a result which we will state in the next slide। तो इस स्लाइड में मैक्सिमम वैल्यू रैंक की बताई गई है कि अगर हमारे पास एक m क्रॉस n मैट्रिक्स हो विच इज़ नॉट स्क्वायर, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इट मीन के वो फिर इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स सेम होंगी। तो रो वेक्टर्स ऑफ ए लाई इन आर एन एंड कॉलम वेक्टर्स will lie in Rm. The row space of A is at most n dimensional because कि रो स्पेस जो है वो आर एन में लाई करती है, इट मीन के वो और वो सब स्पेस भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या हो सकती है, उसकी डायमेंशन एन हो सकती है। और कॉलम स्पेस की ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन क्या होगी, एम होगी, बिकॉज वो आर एम का सबसेट है। और रैंक ऑफ ए क्या होता है, रैंक ऑफ ए इज द कॉमन डायमेंशन ऑफ इट्स रो एंड कॉलम स्पेस। तो रो और कॉलम स्पेस की जो कॉमन डायमेंशन है उसको हम रैंक कहते हैं। तो इट फॉलोज दैट द रैंक इज एट मोस्ट द स्मॉलर ऑफ एम एंड एन। तो रैंक की वैल्यू क्या होगी कि एम और एन में से जो वैल्यू मैक्सिमम है वही उसकी अपर बाउंड होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 क्रॉस 7 मैट्रिक्स ले रहे हैं तो 5 जो है वो 7 से लेस है, तो रैंक जो है वो मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 5। ये डायमेंशन थ्योरम है मैट्रिसेस का। अभी हमने लास्ट एग्जांपल की थी, इसमें हमने देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स में उसमें हमने देखा था रैंक और नलिटी का सम जो है वो मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल आता है। तो ये इन जनरल भी ट्रू है कि किसी भी मैट्रिक्स में जिसमें n कॉलम्स हो उसमें जो रोज है उस पर हमारी कोई कंडीशन नहीं, कि सिर्फ जो कॉलम है वो आपके पास n है तो फिर उस मैट्रिक्स का रो का रैंक और नलिटी जो है उनका सम n के इक्वल होगा। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A प्लस द नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स A विल बी इक्वल टू n, वेयर n इज द कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स A, तो नंबर ऑफ कॉलम्स है। ये प्रूफ है, ट्रिवियल प्रूफ है इसका कि क्योंकि A जो है उसके n कॉलम्स हैं, दी होमोजीनियस सिस्टम जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे मैट्रिक्स A की मदद से, दिस विल बी AX इज इक्वल टू 0। मैट्रिक्स A जो है वो उस मैट्रिक्स का कोएफिशिएंट, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। इसमें n अननोन्स है बिकॉज हमारे पास n कॉलम्स है। दिस फॉल इनटू टू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज।
द लीडिंग वेरिएबल एंड द फ्री वेरिएबल। तो ऐसे वेरिएबल होंगे जो कि लीडिंग वेरिएबल है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में हमने देखा x1 और x2 जो थे वो हमारे लीडिंग वेरिएबल्स थे और बाकी जो थे वो फ्री वेरिएबल्स थे, उनकी वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते थे। तो हमारे पास दो तरह के वेरिएबल, लीडिंग वेरिएबल एंड फ्री वेरिएबल, और उनका सम कितना होगा, वो n है। n क्यों है, बिकॉज के मैट्रिक्स ए एन जो है उसकी कॉलम जो है वो n है। तो यहाँ पर तो नंबर ऑफ लीडिंग वेरिएबल का हमें कैसे पता चलेगा, जितनी उसमें नंबर ऑफ लीडिंग वंस होंगे। एग्जाम्पल में भी हमने ये देखा था कि हमने मैट्रिक्स को पहले रो एचेलन फॉर्म में बदल दिया था, तो जो लीडिंग वंस वाली थी उनसे हमारे पास दो लीडिंग वेरिएबल आए थे और बाकी फ्री वेरिएबल थे, और जो बाकी बचेंगे वो सारे के सारे फ्री वेरिएबल्स हैं। अब ये जो लीडिंग वेरिएबल्स हमने फाइंड आउट किए हैं, तो ये हमने ऑलरेडी ये अभी हमने पहले बताया था कि ये लीडिंग वन जो है ये इंटरप्रेट करते हैं रैंक को। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स को निकालने का तरीका क्या है, उसमें से लीडिंग वन निकाल, जितने लीडिंग वन होंगे उतना ही रैंक होगा। तो इट मीन कि ये जो हमारे पास साइड है दिस विल बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, और ये वाली साइड क्या होगी, दिस विल बी इक्वल टू दी आप इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू 0 इज द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द सॉल्यूशन। तो हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो फ्री वेरिएबल वही हमारे पास, वो कैसे निकलेंगे, वो असल में उससे इसकी जो सॉल्यूशन स्पेस है उसमें से जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू 0 विच इज सेम एज द नलिटी ऑफ ए। अब अगर हम पीछे अगर जाएं एग्जांपल में, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आया था, ये मैट्रिक्स ए था, इसमें अब देखिए दो आपके पास लीडिंग वन आ रहे थे, तो ये तो आपके पास जो है लीडिंग वन है तो रैंक 2 है। तो इसका जनरल सोल्यूशन आपने निकाला तो हमारे पास x3, x4, x5 और x6 जो है ये हमारे पास फ्री वेरिएबल है। तो ये जो है इनकी मदद से आप सारी की सारी सोल्यूशन स्पेस जो है वो जनरेट कर सकते हैं, और जितने ये फ्री वेरिएबल्स होंगे उतनी ही इसकी जो सोल्यूशन स्पेस है उसकी डायमेंशन होगी। तो हम इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ ए विच इज इक्वल टू द नलिटी ऑफ ए। तो इस थ्योरम से हमें बताती है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर जितने कॉलम्स होंगे वो उस मैट्रिक्स के रैंक और नलिटी के इक्वल होंगे। ये फाइनली ये एग्जांपल जो है इसमें हमने इस थ्योरम जो है इसमें हमने इंटरप्रेट किया हुआ है कि रैंक और नलिटी जो है इन 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 द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होमोजेनियस लीनियर सिस्टम। तो यही इसको हम स्टेट करते हैं, यही जो हमने लास्ट थ्योरम में कहा कि अगर m क्रॉस n मैट्रिक्स हो तो रैंक ऑफ a इज द नंबर ऑफ लीडिंग वेरिएबल इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ a x इज इक्वल टू 0। और वो कैसे निकालेंगे, जितने उसके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स A की रो एचेलन फॉर्म में जितनी लीडिंग वन होगी उतना ही उसका रैंक होगा। तो नंबर ऑफ लीडिंग वेरिएबल विल बी द रैंक ऑफ ए, और नलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ द पैरामीटर इन द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में जो पैरामीटर है जो कि फ्री वेरिएबल्स है। तो ये रिलेशनशिप है रैंक नलिटी और लीनियर सिस्टम में। फाइंड द नंबर ऑफ पैरामीटर इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू 0 इफ ए इज अ 5 क्रॉस 7 मैट्रिक्स ऑफ रैंक 3। फाइंड द रैंक ऑफ 5 क्रॉस 7 मैट्रिक्स A for which Ax is equal to 0 has a two-dimensional solution space। तो पहली पार्ट में रैंक गिवन है और आपने नंबर ऑफ पैरामीटर इन द जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, और वो क्या है, वो असल में नलिटी के इक्वल है। तो हमारे पास जो नलिटी है दिस विल बी इक्वल टू बाय द डायमेंशन थ्योरम इज इक्वल टू n माइनस रैंक ऑफ ए। n क्या है, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए। तो कॉलम कितने हैं मैट्रिक्स ए के, वो 5 क्रॉस 7 मैट्रिक्स है तो कॉलम 7 है, तो n की वैल्यू 7 है, और रैंक ऑफ ए जो है वो 3 है गिवन है, तो नलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू 4। तो हमारे पास 4 पैरामीटर है। इसी तरह से सेकंड में हमने रैंक फाइंड आउट करना है, और ये हमें बता दिया गया है कि जो होमोजेनियस सिस्टम है द टू डायमेंशनल सॉल्यूशन स्पेस,
कि उसकी जो सोल्यूशन स्पेस है उसकी डायमेंशन 2 है, मतलब नलिटी जो है उसकी 2 है। तो अगेन लास्ट थ्योरम से रैंक ऑफ ए विल बी इक्वल टू एन माइनस नलिटी ऑफ ए। एन जो है वो 7 ही है बिकॉज 5 क्रॉस 7 मैट्रिक्स है। यहाँ पर ये वैल्यू रिप्लेस करें तो रैंक जो है वो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो देखें आप इस तरीके से लीनियर सिस्टम जो है इसके दरमियान अगर किसी भी लीनियर सिस्टम जो है उसमें रैंक और नलिटी का पता हो तो आप जो है थर्ड जो है वो निकाल सकते हैं, वेरिएबल्स का डिटरमिन कर सकते हैं। तो किसी भी लीनियर सिस्टम में फ्री वेरिएबल्स होंगे या फिर वो जो लीडिंग वेरिएबल्स होंगे। तो लीडिंग वेरिएबल्स की मदद से रैंक आएगा और जो फ्री वेरिएबल्स हैं उनकी मदद से नलिटी फाइंड होगा।